चलें सर, ये हम करते हैं 12th की केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब हम जो है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो शुरू करते हैं रेट ऑपरेशन। तो हम इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। बेसिकली अब हम क्या करेंगे सर, देखिए जो ये था रेट ऑफ रिएक्शन, रेट माइनस कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ये बोलते हैं सर। अब बेसिकली जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है सर, वो हमारी इंस्टेंटेनियस जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मेजर कर देते हैं। यही तो था dr by dt, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ बना रहे हैं। ठीक है, अब ये दोबारा हम पीछे इसको रिवर्स ऑर्डर में लेके जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, द डिफरेंशियल जो रेट इक्वेशन इज इंटीग्रेटेड। अब इसको इंटीग्रेशन में करेंगे हम to get the relation between directly measured data by experiment, that is concentration at different time and rate constant। तो हम क्या करेंगे, अब differential rate equation will be, ठीक है, अब differential rate equation को करेंगे, क्या करेंगे हम इसको, is integrated, हम ऐसे लिख लेते हैं, is integrated। ठीक है, हम बेसिकली अभी जो पहले तो हमने डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट यूज किया था, अब हम इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इज इंटीग्रेटेड टू फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्सपेरिमेंटल फाउंड डेटा। ठीक है, और चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। अब एक्सपेरिमेंटली क्या था, हमने जैसे 3 एक्सपेरिमेंट्स हमने किए थे, इसके टाइम पे इतनी कंसंट्रेशन, इस टाइम पे इतनी, इस टाइम पे इतनी, इस टाइम पे इतनी। तो वो एक्सपेरिमेंटली जो फाउंड डाटा के साथ हम इससे एक रिलेशन उठाएंगे, क्या ये सही आ रहा है। अगर तो ये सही आ रहा है तो एक दो रिएक्शन के सही आ रहा है तो सब पे आएगा, सबका फिर दोबारा से कभी करना ही नहीं पड़ेगा, सीधा ये फॉर्मूला यूज किया आपने, ये बनाने की कोशिश करें, फिर हर बार एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जिससे हम कंसंट्रेशन डिफरेंट टाइम जो है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम एंड टू फाइंड द रेट कांस्टेंट, टू फाइंड रेट कांस्टेंट, ये सब हम करेंगे इसमें, रेट कांस्टेंट। तो बेसिकली क्या है सर, अब हर रिएक्शन का, कुछ रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं, उनके एक्सपेरिमेंट्स में कंसंट्रेशन और चेंज विद कंसंट्रेशन, चेंज विद टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन में बदलाव है वो कई बार नोटिस ही नहीं कर पाएंगे। बट हम क्या करेंगे, कुछ नोन डाटास लेंगे, उन डाटास के हिसाब से इसका इंटेग्रल फॉर्म बनाएंगे और उस इंटेग्रल फॉर्म के रिजल्ट्स को एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ मैच करवाएंगे। मैच होने के बाद हम एक इंटीग्रेटेड फॉर्म, इंटेग्रल फॉर्म जो है वो तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम वहां से रेट कांस्टेंट, ये एवरेज जो रेट है, ये इनका टाइम सब निकालेंगे। अगर वो सब कुछ सही तालमेल बैठ गया तो फाइनल फार्मूला बना देंगे। तो फाइनल फार्मूला बनने के बाद क्या हो जाएगा कि अब हमें फाइनली एक्सपेरिमेंट्स उतने करने नहीं पड़ेंगे जितने हम पहले कर रहे थे। तो ये सीधा ही एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा।
आपको सिर्फ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेटेड जो लॉ तैयार होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर पे डिपेंड करता है। अगर वो आपको क्लियर है या आपने कुछ उसके ग्राफ ऐसे तैयार कर लिए हैं तो वहां से फिर वो अंदाजा लगेगा आपको। ये पता चला आपको। अब वो है क्या, देखिए वो धीरे धीरे हम वहां बढ़ते हैं सर। ये तो आपको बेसिक बताया है मैंने अभी। तो आज हम जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए हम देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या बनता है, जो अभी हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें पता क्या है सर, मान लीजिए ए से प्रोडक्ट बने हैं, ये देखिए ए से प्रोडक्ट बन गया, तो इसका जो रेट इक्वेशन है ये वाली डिफरेंशियल ये आएगी के ए की जीरो। ये आ गया आपका। ठीक है, अब ये तो जीरो ऑर्डर है सर, तो जीरो ऑर्डर में ये तो वन हो जाता है, इसको छोड़ दो। अब कंसंट्रेशन का जो चेंज है सर, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट चेंजेस टू ए इन 0 to t सेकेंड, ये लिमिट डाल दी, यहां से यहां चेंज हुआ तो इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड फॉर्म आ जाएगी आपकी माइनस इंटेग्रल ए और ये के 0 से t dt। अब ये तो डी ए या डी एक्स है, तो उसका जो इंटेग्रल होता है वो ए ही आएगा। अब ये तो हमने किया हुआ है डेरिवेटिव्स में और दूसरे। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ए माइनस ए नॉट के इंटू टी माइनस 0। अब इसको रीअरेंज जो है आप इसको कर लें, ये आ गया ए नॉट माइनस ए के इंटू टी आ गया, ठीक है सर। अब आ गया आपका रेट कांस्टेंट ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाय टी इक्वल टू के, ये आ गया रेट कांस्टेंट। अब मान लीजिए ये आपके पास है, अभी मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं सर। यहाँ इधर ग्राफ आ गया, टाइम जीरो और कंसंट्रेशन। मान लीजिए जीरो टाइम पे ये ए नॉट बनता है सर हमारी कंसंट्रेशन, और ये कम होती है ना, कम होती जाती टाइम के साथ, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा सर। अब इसका जो स्लोप का नेगेटिव है ना सर, ये ग्राफ आ गया ना ऐसे आपके पास, ऐसे आ गया। अब मान लीजिए ये है आपका ए और ये आ गया आपका टी, तो ये क्या आ गया सर आपका, ये वाला पोर्शन, ये तो रब कर ही देता हूं। ये आ गया हमारा ए नॉट माइनस ए, ठीक है। ये देखिए सर, ये आपने प्लस वन में किया, ये ए नॉट है, ये ए है, तो ये बच गया ए नॉट माइनस ए, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा सर, ये वाला एंगल टेन थीटा। अब जो टेन थीटा स्लोप है वो तो बाहर वाला लेना होता है ना एंगल, तो हम इसको नेगेटिव डाल देते हैं। स्लोप सर, स्लोप आ गया ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाई टी। स्लोप क्या होता है सर, टेन और थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। पर ये तो अंदर वाला है ना एंगल, बाहर तो बाहर वाला एंगल का स्लोप बनाना होता है, तो हम यहां लिख देंगे नेगेटिव। क्या लिख देंगे, नेगेटिव। तो ये बन गया अपने के पास इसके स्लोप का नेगेटिव के इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप। ये आ गया आपके पास स्लोप जो है, ऐसे आप लिख सकते हो इसको।
ठीक है ना, ये इसको के लिख दिया, ये नेगेटिव इधर कर दिया, फिर के इज नेगेटिव, सो के लिख दिया। अब इसका मतलब ऐसे आपको ग्राफ बना दिया। अब ये यहां से हम क्या करेंगे, कुछ नोन जो हमारे पास रिएक्शंस हैं उनका ये वाला डाटा और ये इंटीग्रेट रेट वाला डाटा मैच करके देखेंगे। अगर तो ये सही है तो ये हर जगह पे सही है। फिर उसके बाद तो सिर्फ आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए सर, सिंपली ये वाली इनिशियल कौन सी है, फाइनल कौन सी है, टाइम कितना है, सीधा फार्मूला लगा देंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे ही। तो इसलिए हमने ये रेट लॉ बनाया है, इंटीग्रेट रेट लॉ। तो एक्सपेरिमेंट के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, क्या वो सही आता है, तो ये फॉर्मूला बन गया। जीरो ऑर्डर है, कहां से कहां जा रहे हैं, फॉर्मूले बन गए बस सीधा, फिर तो एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं। अब ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम ए या टाइम टी, तो वो ढूंढेंगे, ऐसे ढूंढने की जरूरत ही नहीं। फिर इसके बाद आप सिर्फ कंसंट्रेशन की वैल्यू डालो, के आ जाएगा। या ऐसे स्लो में आपको के पता है इसका, तो वहां से ए निकल आएगा, टाइम निकल आएगा, ऐसे बहुत कुछ होता जाएगा फिर आपका। बस ये एक फॉर्मूला आपके पास तैयार हो गया, ये देखना ध्यान से। अब मान लीजिए हम करते हैं इसका हाफ लाइफ, मतलब हाफ लाइफ क्या है सर, let A naught turns to be A naught by 2, ये आधी होगी सर, आधा हो गया इसका, ठीक है, ये अपने ओरिजिनल से आधा हो गया। तो हम कहेंगे टाइम भी इसका हाफ लाइफ, इसको हम हाफ लाइफ ले लेंगे। तो ये वैल्यू डालते हैं सर, ए नॉट बाई 2 टी हाफ इज इक्वल टू के। इसको कर दिया, हाँ के नीचे के, ये हाफ लाइफ है, ठीक है, और ये आ गया आपका ए नॉट बाई 2 बचा आपके पास के, और इनटू आपका हाफ लाइफ आ गया, ठीक है। ये हाफ लाइफ आ गया आपके पास। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ जो है मतलब जो जिसमें आधा होना है, आधा टाइम जिसमें उसकी कंसंट्रेशन आधी हो रही है, वो उसके इनिशियल पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा लोगे आप उतना ज्यादा हाफ टाइम मिलेगा, उसको उतना ज्यादा टाइम लगेगा हाफ होने पे, ठीक है ना। तो ये इसका हाफ लाइफ जो है वो बढ़ जाएगा। अब ये ऐसे हमने देखा सर, ये इसका मतलब ये हुआ हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ जो है आधा होने का टाइम डिपेंड करता है, रेट चाहे डिपेंड करे ना करे, आधा होना डिपेंड करता है इनिशियल पे, आप कितनी लेते हो। यहां रेट कांस्टेंट भी डिपेंड करता है इनिशियल कितनी लेते हो टाइम पे। तो जीरो ऑर्डर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती कंसंट्रेशन पे चेंज होने से, बट ये सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने और इसको अच्छे से पढ़ना आपने, ठीक है।